गांव के छोटे से घर में प्रवीण अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। साहूकार के यहाँ नौकरी करके जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वो घर के खर्च के लिए भी काफी नहीं होते। कई बार तो ऐसा होता था कि रात का चूल्हा भी नहीं जलता था और बीवी बच्चों के साथ पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता था। एक दिन अचानक से प्रवीण की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसे लाओ, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। अब प्रवीण समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ से इतने पैसे लाए। अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में देरी हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है, पर पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने सुना था कि साहूकार साहब कभी कभी जरूरतमंदों की मदद कर देते हैं। उनसे बात कर लो। कल ही तो गया था, साफ मना कर दिया। बोले मुफ्त का पैसा बांटने का ठेका नहीं ले रखा। बाबूजी, अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ। प्रवीण उठकर बाहर जाता है। गांव के चौपाल पर खड़ा होकर हर मिलने जुलने वाले से मदद मांगता है। कोई झिड़क देता है, कोई हंसी उड़ाता है। आखिर में वो साहूकार के घर जाता है। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, बस कुछ रुपए उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। अबे, और कितनी बार तुझे समझाया कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पहले का उधार चुका, तब नई बात करना। चल, भाग यहाँ से। साहूकार उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। प्रवीण इससे बहुत निराश होता है। कैसा इंसान हूं मैं, अपने परिवार की ठीक से जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकता। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर रही है, और क्या जाके कहूंगा घर पर कि मैं पैसे नहीं लाया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझ में घर जाके सबका सामना करने की हिम्मत नहीं। इससे अच्छा तो मैं खुद को ही खत्म कर लूं। ये सोचकर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। सावन की घनघोर बारिश हो रही थी। जंगल में चारों ओर पानी भरा था और उसी में प्रवीण नाउम्मीद होकर चला जा रहा था। अब जीने का कोई मतलब नहीं। घर पर माँ तकलीफ में है, बच्चे भूखे हैं, और मैं एक बेबस आदमी की तरह कुछ नहीं कर सकता। कोई मदद करने को तैयार नहीं, और मैं बिना मदद के कुछ करने लायक नहीं। ये बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई। अरे रुको, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। प्रवीण चौंक कर इधर उधर देखने लगा। जंगल में उसके अलावा कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने एक बड़े से मेंढक पर पड़ी, जो उसी की ओर देख रहा था। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। प्रवीण हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो ज्यादा दुखी होकर पागल हो गया है, लेकिन मेंढक फिर बोला, मैं एक चमत्कारी मेंढक हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रवीण को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो धीरे धीरे मेंढक के पास गया और कांपती आवाज में बोला, तुम क्या सच में बात कर रहे हो? अरे हाँ, अब पहली बार किसी बोलते मेंढक को देखा क्या? हाँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? सब्र रखो इंसान, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। कैसा राज? गांव के मुखिया गरीबों के अनाज पर डाका डालता है और उनके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मुखिया जी तो हमेशा कहते हैं कि गांव वालों की भलाई के लिए काम करते हैं। यही तो उसकी सबसे बड़ी चालाकी है। वो सबके सामने गरीबों का हमदर्द बनता है, लेकिन असल में वही उन्हें भूखा मारने की साजिश रचता है। लेकिन कैसे? हर साल सरकार गांव के लिए बहुत सारा अनाज भेजती है, गेहूं, चावल, दाल और बहुत कुछ। लेकिन ये अनाज कभी गरीबों तक नहीं पहुंचता। क्यों? कहाँ जाता है वो अनाज? मुखिया रात के अंधेरे में उस अनाज को चोरी छिपे बाहर भेज देता है। पास के कस्बे के व्यापारियों से उसकी सांठ गांठ है।
गरीबों के हिस्से का अनाज ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे सरकारी गोदाम में सड़ा हुआ दिखाकर फेंक दिया जाता है। ये तो हद हो गई। बेचारी गरीब जनता भूख से मर रही है और मुखिया अपना तिजोरी भर रहा है। अरे, और तुम तो इतना ही सुन के भड़क गए। जरा अपने साहूकार के बारे में भी सुन लो। वो तो फ्रॉड में सबसे आगे है। ऐसा क्या किया साहूकार जी ने? उसकी हवेली के नीचे एक तहखाना है। वही साहूकार ने सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि गांव वालों के जमीन के कागजात भी छिपा रखे हैं। क्या? गांव वालों की जमीन के कागज? लेकिन क्यों? साहूकार बहुत चालाक है। उसने गरीब किसानों को कर्ज देने के नाम पर उनके जमीन के असली कागज रख लिए और बदले में नकली दस्तावेज बना दिए। अब वो चाहता है कि जब किसान कर्ज ना चुका पाए तो उनकी जमीन पर कब्जा कर ले। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। बेचारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं और ये आदमी उनकी मेहनत की जमीन हड़पना चाहता है। और सिर्फ यही नहीं, इस तहखाने में कई बच्चों के नाम की लिस्ट भी है। बच्चों के नाम की लिस्ट? उसका क्या काम? साहूकार ने गांव के कई गरीब परिवारों से कहा कि वो उनके बच्चों को शहर में अच्छी नौकरी दिलवाएगा, लेकिन असल में वो उन्हें दलालों के हाथों बेच देता है। प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि साहूकार बहुत लालची इंसान है, लेकिन वो इतनी गिरी हरकत कर सकता है उसे उम्मीद नहीं थी। मुझे अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में साहूकार ने ऐसा किया? यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो। अब मेरा काम था तुम्हें सच्चाई बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं, अब बहुत हुआ। मुझे इस तहखाने तक पहुंचना ही होगा और गांव वालों को उनका हक वापस दिलाना होगा। यही तो सुनना चाहता था। ये जड़ी बूटी ले जाओ और अपनी माँ को खिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्रवीण की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने जड़ी बूटी संभाल कर रखी और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही प्रवीण ने माँ को जड़ी बूटी खिलाई। कुछ ही देर में उनका चेहरा खिल उठा। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। बेटा, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये देख प्रवीण काफी खुश हुआ। बाकी घर वालों ने भी सुकून की सांस ली। मगर प्रवीण जानता था कि अभी एक और लड़ाई बाकी थी। अगले दिन प्रवीण ने मेंढक से मिली जानकारी के आधार पर मुखिया के सारे काले करतूतों का पता लगा लिया और सारे सबूत को लेके पंचायत के पास पहुंचा। सुबह के समय गांव के चौपाल में भारी भीड़ इकट्ठा थी। हर कोई बेचैन था कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम इधर भूख से तड़प रहे हैं और हमारे गांव का मुखिया भी गरीबों के हक का अनाज चुराकर उसे बेच दे रहा है। ए प्रवीण, जरा सोच समझ कर बात कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? इसके बाद वो सरकारी मुहर लगे अनाज के बोरे पंचायत के सामने रख देता है। ये रहे अनाज जो सरकार की तरफ से मिलते हैं, लेकिन आज तक हमने इसका एक दाना भी नहीं चखा। तो इसीलिए हमें कभी सरकारी अनाज नहीं मिला। हमने सोचा था तू हमारा नेता है, मगर तू तो हमें लूटने वाला निकला। अब इस आदमी को हमारे गांव का मुखिया बने रहने का कोई हक नहीं। इसे गांव से निकालो, इसे गांव से निकालो। मुझे माफ कर दो। मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद से गांव वाले लाठियां लेकर मुखिया को खदेड़ने लगे। थोड़ी देर में सब फिर से चौपाल पर इकट्ठे हुए और सब ने प्रवीण के साहसी कदम की सराहना की। अगर तुम ना होते तो ना जाने कब तक हम अंधेरे में रहते और मुखिया हमारे भोलेपन का फायदा उठाते रहता। हाँ, हमने सोचा भी नहीं था कि मुखिया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मुखिया ने जो किया वो गलत था, लेकिन असली धोखा तो हमारे साथ साहूकार ने किया है। अपना नाम सुन के साहूकार दंग रह गया। साथ ही गांव वाले भी हैरान थे। क्या बोल रहे हो प्रवीण? साहूकार जी ने क्या किया है? सरपंच जी, साहूकार ने गांव वालों की धोखे से जमीन हड़प ली है
तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक मामूली सा नौकर होकर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। याद रखना प्रवीण, तुम्हें इसका बहुत भयानक अंजाम भुगतना होगा। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखिए, ये है दस्तावेज जो साबित करते हैं कि साहूकार ने जबरन गरीबों से जमीन लिखवा ली है। और ये तस्वीरें जो इस बात का सबूत है कि उसने अपना काला धन तहखाने में छुपा रखा था। वो पंचायत प्रमुख के सामने सारे सबूत रख देता है। हमें लूटा गया है, हमें न्याय चाहिए। हमारा खेत साहूकार ने धोखे से अपने नाम कर लिया है। साहूकार, तुम्हारे पास क्या सफाई है? ये सब झूठ है। अब मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर ये झूठ है तो बताओ, ये दस्तावेज तुम्हारे नाम पर क्यों है? और ये सोना किसका है जो तुम्हारे तहखाने से मिला? साहूकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। साहूकार, तुम्हारे सारे अवैध पैसे जब्त किए जाएंगे। जो जिसका जमीन है उसे लौटा दिया जाएगा और आधा धन गांव के गरीबों में बांटा जाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है सरपंच जी। साहूकार ने गांव के बहुत से बच्चों को नौकरी देने का लालच देकर के दलाल को बेच दिया है। और यहाँ गांव वालों को लगता है कि वो शहर में नौकरी कर रहे हैं। ये सुन के सभी गांव वाले हैरान रह गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मतलब हमारा बेटा किसी बाजार में बेचा गया था। मेरा गोपाल कहाँ है? कोई उसे वापस लाओ। इस दरिंदे को छोड़ना मत, ये जिंदा रहने लायक नहीं है। साहूकार, सच बोलो, कहाँ है ये बच्चे? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ दलाल से सौदा करता था। बच्चे कहाँ जाते थे मुझे नहीं मालूम। ये सुन के गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है और साहूकार के घर की तलाशी के दौरान एक पुराना रजिस्टर मिलता है। ये देखिए साहब, ये बच्चों के नामों की सूची है। ये दलालों को बेचे गए मासूमों के नाम है। पुलिस साहूकार को और कड़ाई से पूछताछ के लिए ले जाती है और जल्द ही बच्चों के ठिकाने का पता चल जाता है। गांव वाले और पुलिस एक साथ उन दलालों के ठिकाने पर छापा मारते हैं और सारे बच्चों को छुड़ा लाते हैं। अब गांव के अन्याय का अंत हो चुका था और लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। गांव वालों ने भी अपना नया मुखिया चुन लिया था, जो कोई और नहीं प्रवीण था, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए गांव को सुखी और समृद्ध बना दिया था।